तो जय हिंद दोस्तों, मैं विनय सर आपके अपने YouTube चैनल द कंप्लीट जोन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्या चल रहा था? वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। लगभग मैंने आप लोग को पूरा का पूरा सामान्य भूगोल पढ़ा चुका हूं और आज से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक भूगोल के बारे में। जैसा कि हमने आप लोगों को पिछले कई सारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर दे चुका हूं, जिसमें कि आप लोगों को मैंने बताया ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या होती है, ब्लैक होल क्या होती हैं, तारों का जन्म कैसे होता है, नेबुला क्या होती हैं, निहारिकाएं क्या होती हैं, न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में मैंने बिल्कुल विस्तार रूप से आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। जो कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, ज्वार भाटा कैसे आता है, इन सब सारी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। और आप लोग जो है कि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों को बिल्कुल विस्तार रूप से पढ़ना है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे एक चैनल का जो है कि एक प्लेलिस्ट बना होगा चैनल में, जिसका जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी नाम है। उसमें जा करके आप बिल्कुल विस्तार रूप से एक एक सिस्टम से, एक एक सीरीज से जो है कि फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, इस तरीके से करके आप बिल्कुल स्टार्टिंग से वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। जहां से जो है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है वहां से लेकर के आप सारी चीजें एक एक सिस्टम से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जो है कि भौतिक भूगोल हम पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ेंगे कि भौतिक भूगोल में हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार से हमारी पृथ्वी जो है कि इस पे जीवन निर्धारण कैसे होता है, इसके जीवन काल के बारे में पढ़ेंगे। क्रेमियन युग क्या होता है, उत्तर क्रेमियन युग क्या होता है, क्रेटियसिक युग क्या होता है, जुरेसिक युग क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस प्रकार से हमारी पृथ्वी बना है। तो यहाँ पे जो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में दो लोगों का महत्वपूर्ण जो है कि यहाँ पे परिकल्पना, संकल्पना और वैज्ञानिक सिद्धांत आते हैं। एक तो जो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति में सबसे पहले तो दो बारे माना जाता है। एक तो धार्मिक उपदेश माना जाता है और दूसरा जो है कि वैज्ञानिक या दार्शनिकों के द्वारा उपदेश माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो है कि धार्मिक के बारे में, कि धार्मिक अवधारणाएं क्या है पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर। तो धार्मिक अवधारणाएं हमारे ग्रंथों और कहानियों में जो है कि कहा जाता है ऐसा कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है कि ईश्वर ने किया हुआ है और उन्हीं के सारे उपदेशों से और उनके सिद्धांतों की वजह से पृथ्वी जो है कि सृष्टि है, इसकी रचना हुई है और उन्हीं के अवधारणाओं पर हमारी सृष्टि चल रही है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे वैज्ञानिक मत आकर के क्या होता है और वैज्ञानिक मत किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति को सिद्ध करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो धार्मिक उपदेश तो आप समझ गए क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी के उपदेश को लेकर के। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिएगा उत्पत्ति, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पृथ्वी के बारे में। तो जब हमने यहाँ पे उत्पत्ति देखा, क्या देखा? उत्पत्ति देखा किसकी? पृथ्वी की। तो यहाँ पे देखा सबसे पहले तो क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है धार्मिक, क्या आ रहा है? धार्मिक आ रहा है। और दूसरा क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है दार्शनिक की वजह से, किसके? दार्शनिक के द्वारा। और दूसरा वैज्ञानिक के द्वारा। क्या आ रहा है? वैज्ञानिक के द्वारा। ये दो मत रखे गए, किसके द्वारा? दार्शनिक के द्वारा और वैज्ञानिक के द्वारा। पहला हमारा क्या हो गया? धार्मिक। धार्मिक तथ्य तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दार्शनिक और वैज्ञानिक। अब जब हम दार्शनिक और वैज्ञानिकों की उत्पत्ति जो है सिद्धांत दिए हुए हैं, जो परिकल्पना दिए हुए हैं, जो संकल्पना किए हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के लेकर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे, तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे आता है प्रारंभिक या आरंभिक परिकल्पना। क्या आता है? आरंभिक परिकल्पना। जब यहाँ पे आरंभिक परिकल्पना आता है और सेकंड नंबर पे हमारा आता है आधुनिक या फिर वर्तमान। ठीक है, आधुनिक। जो है कि इस चैप्टर को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। अगर किताब उठा के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि ऐसे कठिन शब्दों में, ऐसे कठिन भाषाओं में लिखा हुआ है कि ये जो है कि टॉपिक बिल्कुल भी आपको नहीं समझ में आएगा। जो है कि जियोग्राफी का सबसे मेन कठिन जो है कि टॉपिक, इसी को बच्चे लेके चलते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, जो है कि अद्वैतवादी संकल्पना क्या होती है, द्वैतवादी संकल्पना क्या होती है, जो कि क्रेमियन युग किसे कहते हैं, क्रेटियसिक युग किसे कहते हैं। जो है कि इन सब चीजों को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन मैं
इसी सब्जेक्ट को जो है कि इसी टॉपिक को इतना आसान भाषा में लेके आया हूं कि आप सिर्फ एक बार अगर इस चीज को समझ लेंगे तो फिर कभी भी आपको नहीं भूलने वाला है, और बिल्कुल भी आप कहानी के तरीके समझेंगे, बिल्कुल एक स्टोरी टाइप पढ़ेंगे। देखिए तो होता क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, उत्पत्ति को लेकर एक तो धार्मिक, दूसरा किसने दिया, दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया, या तो दार्शनिक के बात हो गए और दूसरा वैज्ञानिक है। अब दार्शनिक और वैज्ञानिकों के द्वारा क्या क्या मत दिए गए, सबसे पहले माना जाता है आरंभिक मत और उसके बाद से आधुनिक मत। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर जो है कि दार्शनिक और वैज्ञानिकों के द्वारा जो मत दिए गए उसमें अगर सबसे पहले हम आरंभिक की बात कर लेते हैं कि आरंभ में जो है कि परिकल्पना किए थे, जो है कि क्या किए थे, परिकल्पना किए गए थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। यहाँ पे कई लोगों के द्वारा जो है कि कई सारे मत दिए गए दार्शनिकों के द्वारा। दार्शनिक क्या होते हैं, जो है कि परिकल्पना करते हैं किसी उत्पत्ति को लेकर, किसी जो है कि थ्योरी को लेकर के जो है कि संकल्पना किया जाता है, वो क्या करता है, परिकल्पना या संकल्पना या सोचा जाता है इसके बारे में। तो देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के आरंभ में सबसे पहले कहा गया कि ये यहाँ पे मुख्य रूप से 4 लोगों को माना जाता है। किसको, 4 लोगों ने 4 अलग अलग अपने मत दिए। सबसे पहले मत की बात करें तो हो गया जल, दूसरा अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा वायु, अगर तीसरे मत की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा पदार्थ, क्या हो जाएगा, पदार्थ। अगर चौथे मत की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा अग्नि। अब देखिए यहाँ पे 4 मत दिए और 4 लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए कि पृथ्वी जल से बनी है। किससे बनी है, पृथ्वी जल से बनी है। दूसरे व्यक्ति ने कहा पृथ्वी जो है कि वायु से बनी है। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि पृथ्वी जो है कि पदार्थ से बनी है। चौथे व्यक्ति ने कहा कि पृथ्वी अग्नि से बनी है। ये 4 मुख्य रूप से परिकल्पनाएं हैं और 4 व्यक्तियों ने दिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए आधुनिक में क्या होता है, आधुनिक में हमारे जो है कि इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं फिर मैं लिखता हूं, ठीक है, यहां पे रफ करता हूं। अभी मैं इसके बारे में सब बता रहा हूं, विस्तार रूप से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, घबराइए नहीं आप लोग। देखिए आधुनिक में हमारे क्या मत आते हैं, जो है कि वैज्ञानिकों के द्वारा क्या क्या मत आते हैं। देखिए एक तो हो गया हमारा आधुनिक मत जो है कि ठीक, और यहीं पे वैज्ञानिकों के द्वारा एक और मत आता है। यहां पे देखिए आधुनिक में क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो गया हमारा अद्वैतवादी संकल्पना, क्या हो गया, अद्वैतवादी संकल्पना, और दूसरा हमारा होता है द्वैतवादी संकल्पना, क्या हो गया, द्वैतवादी संकल्पना। और तीसरा हमारा हो गया वर्तमान संकल्पना। ये वर्तमान संकल्पना क्या है, अब देखिए ये वर्तमान संकल्पना में क्या है और द्वैतवादी संकल्पना क्या है और अद्वैतवादी संकल्पना क्या है, इसके बारे में हम बिल्कुल पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो है कि हमारा जो द्वैतवादी जो संकल्पना है ये जो है कि थोड़ा सा बड़ा है। इससे पहले जो है कि सबसे पहले हमें अद्वैतवादी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जो अद्वैतवादी जो संकल्पना है इस यहाँ पे भी कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए। ये मुख्य रूप से 3 परिकल्पनाएं, यहाँ पे 3 परिकल्पनाएं मुख्य रूप से माना जाता है। अब चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आरंभिक में क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद से हम चलेंगे अद्वैतवादी संकल्पना की तरफ, फिर हम पढ़ेंगे द्वैतवादी संकल्पना, फिर हम पढ़ेंगे वर्तमान संकल्पना के बारे में, ठीक है, वर्तमान सिद्धांतों के बारे में। मैं इसको रफ करता हूं, फिर उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। यहां से मैं रफ कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद से एक एक पॉइंट को हम लेके आगे बढ़ेंगे। अब बिल्कुल विस्तार रूप से पढ़ेंगे, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इसको बुक उठा के पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद आप बुक उठा के एक बार पढ़िएगा, फिर देखिएगा आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रारंभिक संकल्पना के बारे में या आरंभिक संकल्पना के बारे में, जब हम आरंभिक संकल्पना पढ़ते हैं तो इसमें मैंने क्या बताया, 4 शब्द बताए थे। कौन कौन से, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया जल। क्या बताया, जल। एक तो हो गया जल, दूसरा हो गया हमारा वायु, तीसरा हो गया हमारा पदार्थ, और चौथा क्या हमारा हो गया, अग्नि।
अब देखिए यहाँ पे किन किन लोगों ने कौन कौन सा मत दिया इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या किया था, परिकल्पना किया था, उनका नाम है थेल्स। क्या नाम है? थेल्स। अब देखिए थेल्स ने क्या कहा था। ये जो परिकल्पनाएं हैं ये लगभग जो है कि कई हजारों साल पहले के हैं, लगभग जो है कि 500 जो है कि 600 बीसी के आसपास की ये सारी स्टोरियां हैं, 500 600 700 बीसी के आसपास की। सोचिए ऐसे कितने साल पुराने, जहां पे जो है कि विज्ञान का बिल्कुल भी जो है कि वर्चस्व नहीं था। वो धीरे धीरे विज्ञान जो है कि विज्ञान वहां पनप रहा था। उस समय की मैं कहानी आप लोगों को बता रहा हूं, कितने साल पुराने हैं। उस समय लोग जो है कि दार्शनिक हुआ करते थे, जो है कि साइंटिफिक तरीके से सिद्ध करने का हमारे पास कोई मशीन नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी हाई तरीके से नहीं थी, इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं थी, तो सिर्फ परिकल्पना ही तो किया जा सकता था। तो अपने इसी हिसाब से लोगों ने अपने अपने परिकल्पनाओं को रखा। और रखा क्या? सबसे पहले थेल्स ने रखा। थेल्स ने क्या रखा कि जो हमारी पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, ध्यान रखिएगा, पहला जल, दूसरा वायु, तीसरा पदार्थ और चौथा अग्नि। देखिए थेल्स ने बोला कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है। क्या हुआ है? पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है। जो हमारी जल, जो बहता हुआ जल है, ये ठोस होकर के यानी संघनित तो होकर के धीरे धीरे ये हमारी पृथ्वी की भांति बन गया है। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है और एक बार जो है कि आगे चल के एक महाप्रलय आएगा और ये पूरा का पूरा जल में विलीन हो जाएगा। इस प्रकार से थेल्स ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है। और सिर्फ ये एक ही तत्व को मानते थे, कि इसको जल को मानते थे, यानी एक तत्ववादी थे। क्या थे? एक तत्ववादी थे। इन्होंने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है। ये कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरे व्यक्ति थे, इनका नाम था एनेक्जिमेंडर। क्या नाम था? एनेक्जिमेंडर। एनेक्जिमेंडर। अब जो ये एनेक्जिमेंडर थे, ये जो है कि थेल्स के शिष्य थे। क्या थे? एनेक्जिमेंडर जो थे ये थेल्स के कौन थे? शिष्य थे। और इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति वायु से हुई है। किससे हुई है? पृथ्वी की उत्पत्ति वायु से हुई है। इन्होंने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है ये जो है कि वायु से जो है कि उत्पत्ति है। किस प्रकार से? जो वायु है ये जो है कि धीरे धीरे आगे चल करके जो है कि अतीत जो है कि आगे जो है कि क्या हो जा रही है? जल का रूप ले रही है। और यही जो जल है ये जो है कि अग्नि का रूप ले रही है। क्या कर रही है? अग्नि का रूप ले रही है। और यही अग्नि जो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति को दर्शाती है। क्या करती है? पृथ्वी की उत्पत्ति को दर्शाती है। यानी कि ये जो है कि बहुतत्ववादी थे। क्या थे? बहुतत्ववादी थे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं, जो है कि गुरु जो है वो एक तत्ववादी है और जो यहाँ पे शिष्य है वो बहुतत्ववादी हो जा रहा है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पृथ्वी की संरचना वायु के साथ जो है कि जल का निर्धारण कर रही है। जल जो है कि अग्नि बन जा रही है, यही जल अग्नि बन जा रही है और यही अग्नि क्या कर रही है? पृथ्वी की संरचना कर रही है। ये किसने बताया? एनेक्जिमेंडर ने बताया। एनेक्जिमेंडर कौन थे? एनेक्जिमेंडर थेल्स के शिष्य थे। ठीक, यहां तक समझ गए। अब हम बात करते हैं पदार्थ के बारे में, कि पदार्थ की जो संकल्पना है वो किसने दिया था। याद रखिएगा आप लोग, यहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्रारंभिक संकल्पनाएं क्या क्या है पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के। मेंस वगैरह के पेपर में जब आप एग्जाम देंगे तो इन सब चीजों के बारे में आपको बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा। तो ये चीजें जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। हालांकि ये जो है कि बहुत सारी किताबों में आपको नहीं मिलने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं। अब जो तीसरा मत है ये है पदार्थ। अब देखिए पदार्थ को लेकर के किसने व्याख्या किया? पदार्थ को लेकर के व्याख्या किया पाइथागोरस ने। किसने व्याख्या किया? पाइथागोरस ने। अब कौन पाइथागोरस? अरे वही पाइथागोरस जो आप पढ़ते हो पाइथागोरस पर में, जो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस जो है कि आधार का स्क्वायर, वही पाइथागोरस है। ये जो पाइथागोरस है ये जो है कि महान गणितज्ञ थे, महान जो है कि खगोलिकी के बारे में बहुत कुछ जानते थे, खगोलीय वैज्ञानिक जो है कि जो दार्शनिक के रूप में माने जाते थे। और ये जो है कि भूगोल के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। कहते भूगोल के भी बहुत बड़े ये ज्ञाता थे। तो इन्होंने बताया कि जो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है पदार्थ के छोटे छोटे कणों से हुई है। क्या बताया? पृथ्वी
पृथ्वी की उत्पत्ति पदार्थ की छोटे छोटे कणों से मिलने से क्या हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ये किसने बताया, पाइथागोरस ने बताया। अब देखिए ये तो हो गई हमारी पाइथागोरस के बारे में। और जो अग्नि को लेकर के संकल्पना किया उस व्यक्ति का नाम है, याद रखिएगा मैं यहां पे लिख रहा हूं, हिरकेटलस। क्या नाम था, हिरकेटलस। जो हिरकेटलस थे इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। जो हमारी अग्नि है ये धीरे धीरे संघनित होकर के यानी ठंडा होकर के ये पृथ्वी का निर्माण करती है, यानी पृथ्वी की संरचना को दर्शाती है। ये किसने परिकल्पना दिया, हिरकेटलस ने दिया। किसने दिया, हिरकेटलस ने दिया। अभी तक जो आप ये चार चीजें देख रहे हो, चार व्यक्तियों का नाम देख रहे हो, यानी जल का जो परिकल्पना दिया वो जो है कि थेल्स ने दिया, वायु की जो परिकल्पना दिया एनेक्जिमेंडर ने दिया, और जो है कि हमारी पदार्थ का परिकल्पना है ये पाइथागोरस ने दिया, और जो अग्नि का परिकल्पना है वो हिरकेटलस ने दिया। तो ये पूरी की पूरी परिकल्पनाएं हैं, ये संकल्पना है, ऐसा सोच लिया गया था। उस समय के लोग इन्हीं सिद्धांतों को मानते थे, इन्हीं बातों को मानते थे कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई है। ये तो थी हमारी आरंभिक परिकल्पना। क्या थी, आरंभिक परिकल्पना। बाद में चल करके इनको जो है कि तोड़ दिया गया, इनको जो है कि बंधित कर दिया गया, यानी कि इनको रिजेक्ट कर दिया गया। और किस प्रकार से किया गया ये हम आप लोगों को बताएंगे। अभी जो है कि आधुनिक परिभाषा में जो है कि जो वैज्ञानिकों ने अपना मत किस प्रकार से रखा, वैज्ञानिक तरीकों से जो है कि प्रूव करते हुए, वैज्ञानिक सिद्धांत देते हुए। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीजें कंप्लीट होगा जो प्रारंभिक संकल्पनाएं हैं। इसके बाद से अब हम पढ़ेंगे कि जो है कि यहाँ पे वैज्ञानिकों ने अपना क्या क्या मत दिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो है कि जो दूसरे भाग में आता है, ये तो प्रारंभिक थी, अब हम आधुनिक परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से होता है। अब देखिए जब हम आधुनिक परिकल्पना पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया। एक तो हमारा अद्वैतवादी संकल्पना, दूसरा हो जाएगा द्वैतवादी संकल्पना, और तीसरा हो जाएगा वर्तमान सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए सबसे पहले जब हम आधुनिक विचारों के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आधुनिक विचारों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले अद्वैतवादी संकल्पना, दूसरा द्वैतवादी संकल्पना, और तीसरा जो है कि वर्तमान सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अद्वैतवादी, अद्वैतवादी। आप किताब उठा के पढ़ोगे अद्वैतवादी और द्वैतवादी संकल्पना के बारे में तो आपको मैं पक्का बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल भी आप लोगों को किताबी भाषा से नहीं समझ में आने वाला है कि किस प्रकार से कैसे होता है। चलिए मैं आप लोगों को एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा कि अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना में क्या अंतर है। ठीक, आप सिंपल से याद रखिएगा, यहाँ पे एक याद रखिएगा और यहाँ पे याद रखिएगा एक से अधिक। अब देखिए यहाँ पे एक क्या है और यहाँ पे एक से अधिक क्या है। तो यहाँ पे जो अद्वैतवादी जो संकल्पना के जो परिकल्पना किए गए हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं, वहां पे एक तारे को साक्ष्य माना गया। क्या माना गया, इस अद्वैतवादी संकल्पना में जो भी वैज्ञानिक अपने मत दिए वो सिर्फ एक तारा को साक्ष्य मानकर सारी परिकल्पनाएं दिए। क्या दिए, एक तारा को साक्ष्य माना। और द्वैतवादी संकल्पनाएं में जो भी वैज्ञानिकों ने अपने मत रखा वो एक से अधिक तारों को जो है कि साक्ष्य मानकर अपनी परिकल्पनाएं रखे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अद्वैतवादी संकल्पना के बारे में। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया कि अद्वैतवादी और द्वैतवादी संकल्पना क्या। अद्वैतवादी में सिर्फ एक तारे को साक्ष्य मानकर जो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में समझाया गया, और द्वैतवादी संकल्पना में जो है कि एक से अधिक तारों को साक्ष्य मानकर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में परिकल्पना किया गया। ठीक, अब चलिए अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अद्वैतवादी संकल्पनाएं क्या क्या है। देखिए जब हम बात करते हैं अद्वैतवादी संकल्पना, अद्वैतवादी, तो अद्वैतवादी जो है कि संकल्पना है, इसको मुख्य तीन भागों में बांटा गया है। किस भागों में, यहाँ पे जो है कि तीन मुख्य रूप से सिद्धांत है अद्वैतवादी संकल्पना में, और ये सिद्धांत कौन कौन से थे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम सबसे पहले अगर बात करते हैं
तो 1749 में, कब, यानी कि जो 1749 के पहले क्या माना जाता था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है कि 4 लोगों के मतों के द्वारा माना जाता था। एक तो जल, दूसरा वायु, तीसरा पदार्थ और चौथा अग्नि को लय के साक्ष्य मान करके पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में समझा जाता था। सबसे पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कांते द वफर। क्या नाम था? कांते द वफर ने सबसे पहले जो है कि इन कल्पनाओं को जो है कि निष्क्रिय किया और वैज्ञानिक मतों से बताया कि वाकई में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले उस व्यक्ति के नाम क्या है? कांते द वफन। ठीक, ये जो कांते द वफन थे ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। क्या थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और ये भूगोल के बहुत बड़े ज्ञाता थे। क्या थे? भूगोल के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उस सिद्धांत क्या था हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उस सिद्धांत का नाम रखा इन्होंने पुच्छल तारा की परिकल्पना। क्या नाम रखा? पुच्छल तारा की परिकल्पना। और इस कांते द वफन ने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक पुच्छल तारे की वजह से हुई है। अब देखिए इन्होंने इस परिकल्पना में समझाया क्या था। इन्होंने बताया था कि ये हमारा है सूर्य। क्या है? ये हमारा सूर्य है, सन। ठीक, ध्यान से समझते हुए आप चलिएगा, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िएगा। आप लोग सिर्फ फिगर को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आंख बंद करेंगे, आपकी आंखों के सामने सब कुछ छप जाएगा। मैं इस तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए ये हमारा क्या है? सूर्य। तो इन्होंने बताया, और सूर्य के बारे में मैंने आप लोगों को सब चीज पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर में कि वहां पे धूमकेतु क्या होते हैं, पुच्छल तारे क्या होते हैं, उल्कापिंड क्या होते हैं, उल्काश किसे कहते हैं, इन सब चीजों के जो है कि न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में खगोलकी के भाग में सब कुछ पढ़ाया हूं। तो इन्होंने बताया, कांते द वफन ने कहा कि इस सूर्य के पास एक धूमकेतु आया। क्या आया? धूमकेतु आया। यहां से क्या हुआ? इस सूर्य के पास आया। और देखिए, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इन्होंने तो बोला धूमकेतु, लेकिन धूमकेतु भी बोला हाँ ठीक है, धूमकेतु सबसे सही वर्ड है, लेकिन वाकई में जो ये था ये एक पुच्छल तारा था। क्या था? पुच्छल तारा था। और मैं आप लोग ये ना पूछिएगा सर पुच्छल तारा होता क्या है, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में आप लोग को बता चुका हूं कि पुच्छल तारा क्या होता है। मैं फिर एक बार आप लोग को बता देता हूं कि जो धूमकेतु होते हैं ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं, और जब सूर्य अपनी ओर आकर्षित करता है तो ये कभी कभी जो है कि चक्कर काटते काटते ये जो है कि सूर्य के सबसे समीप चले जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, गैस के फुहारों के रूप में अपनी पूंछ जैसी संरचना बना लेते हैं। तो उन्हीं तारों को क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा बोलते हैं। हालांकि धूमकेतु वास्तव में एक पुच्छल तारा होता है, जबकि उसकी पूंछ जैसी संरचना बन जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पुच्छल तारा कहते हैं। तो उस समय एक पुच्छल तारा जो है कि क्या हुआ था, पुच्छल तारा ये आकर के सूर्य के समीप आ गया, और जब ये सूर्य के समीप आ गया तो ये सीधा का सीधा क्या हुआ? सूर्य से टकरा गया। क्या हुआ? सूर्य से टकरा गया। और जब ये सूर्य से टकराया तो ये सूर्य के कुछ मलबे क्या हुए? विखंडित हो गए। क्या हुए? विखंडित हो गए। और विखंडित होने के बाद से क्या हुआ? यहीं से काफी सारे असंख्य मात्रा में क्या हुआ? असंख्य मात्रा में यहां से छोटे छोटे कण बाहर निकले। क्या हुए? छोटे छोटे कण बाहर निकले। कितने मात्रा में? असंख्य मात्रा में छोटे छोटे कण बाहर निकले। और यही असंख्य छोटे छोटे कण जो है कि आपस में जुड़ करके ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण किए। जो बड़े आकार में जो कण थे वो ग्रहों का रूप ले लिए, और जो छोटे जो कण थे वो उपग्रहों का रूप ले लिए। यही सिद्धांत दिया किसने? कांते द वफन ने दिया। और बात है ये 1749 की। कब बात है? 1749 की। और ये कौन सा जो की संकल्पना दिए? पुच्छल तारा की परिकल्पना दिए। कौन दिया? कांते द वफन ने दिया। और सबसे पहले इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या किया। उस व्यक्ति का नाम आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, ये तो थी हमारी सबसे
पहली परिकल्पना। अब हम चलेंगे अपनी अद्वैतवादी में दूसरी परिकल्पना की तरफ। बिल्कुल दिमाग में छपा आप लोगों को, क्या पढ़ा कि हमारा सूर्य था, हुआ क्या, एक धूमकेतु तारा यानी पुच्छल तारा उस सूर्य से आके टकराया, उस सूर्य से विखंडित पदार्थ यानी कि उसके मलबे से कई सारे असंख्य कण बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद जो बड़े कण थे आपस में संघनित होकर ग्रहों का रूप ले लिए, और जो छोटे कण थे वो उपग्रहों का रूप ले लिए। यही परिकल्पना दिया था उन्होंने। अब देखिए, अब धीरे धीरे समय चलता गया। जब समय चलता गया, आ गया हमारा 1755। क्या आ गया 1755? तो 1755 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कांटे। क्या नाम था? कांट नाम था। अब देखिए, कांट ने यहाँ पे क्या परिकल्पना दिया, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो कांट थे ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। क्या थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ये हमारी दूसरी परिकल्पना है, ठीक है। और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अद्वैतवादी संकल्पना में कौन कौन से परिकल्पनाएं दिए गए, इनके बारे में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर ये पेपर में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो है कि कांट ने जो परिकल्पना दिया उनका नाम था कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। क्या दिया? कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। अब देखिए, इन्होंने इस परिकल्पना में क्या बताया ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर। तो इन्होंने बताया था, इनका नाम क्या था? सबसे पहले इनका नाम जानिए, क्या नाम था? कांट नाम था। और ये कब दिए थे? 1755 में इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। कब दिया था? 1755 में। तो इन्होंने बताया था कि ये जो हमारी पृथ्वी जो है कि सूर्य है, क्या है? सूर्य है, ये क्या कर रही है? जो है कि घूम रही है, घूर्णन कर रही है। तो इन्होंने बताया था कि जो सूर्य हमारे घूर्णन कर रही है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखिए, जो ये सूर्य है ये जो घूर्णन कर रही है यानी कि जो हमारा सन है, ये देखिए अपने घूर्णन कर रही है, चक्कर काट रही है। अब देखिए, जब चक्कर काटती है तो होता क्या है, इसके चक्कर काटने की गति बढ़ जाती है। घूर्णन करने की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। धीरे धीरे से गति कर रही है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ता जाता है और बहुत तेज गति होने लगती है। क्या होती है? बहुत तेज गति होने लगती है। तो जब बहुत तेज गति होने लगती है तो कंडीशन ये होता है कि इसमें जो अपकेंद्रीय बल होता है, क्या होता है? ये अपकेंद्रीय जो बल होता है वो अपकेंद्रीय बल से ज्यादा हो जाता है। क्या होता है? जो अपकेंद्रीय बल होता है ये अपकेंद्रीय बल से ज्यादा हो जाता है। तो होता क्या है, यहां से 9 छल्ले बाहर निकल जाते हैं। देखिए, आप कहोगे सर ये क्या आप कंडीशन बता रहे हैं कि अपकेंद्रीय बल जो है कि ज्यादा हो रहा है तो यहाँ से 9 छल्ले बाहर निकल जा रहे हैं, ये कैसा सिद्धांत है? तो इन्होंने इस प्रकार बताया था। मैं थोड़ा सा आप लोगों को डीप में ले चलता हूँ। देखिए, होता क्या है, जब आप जो है कि किसी भी जो है कि जैसे आप कोई फल ले लीजिए, सबसे बड़ा जो है कि फल का जो है कि उदाहरण लेते हैं, तो अगर जो है कि एक तरबूज ले लीजिए, क्या ले लीजिए? एक तरबूज आप ले लीजिए जिसका ऊपर का बाहरी आवरण हटा दीजिए, ठीक? बाहरी आवरण हटा दीजिए, उसका जो पार्ट होता है उसको हटा दीजिए। हटाने के बाद उसको क्या कीजिए? स्वतंत्र रूप से एक कील में लगा दीजिए और कील में लगाने के बाद उसको छोड़ दीजिए। ऐसा ही पड़ा रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। धीमे धीमे घुमाइए, वो घूमता रहेगा। थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। जब तेजी से एकदम घूमने लगेगा तो क्या होगा? उसमें से टुकड़े बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? बचपन में ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या होता है, वहां से टुकड़े क्या होते हैं? बाहर निकल लगता है। एक समय ऐसा है कि वहां कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या होगा? बिखर जाएगा, पूरा टूट के छिटक जाएगा। उसका जो तरबूज का मलबा वो क्या होगा? पूरा बिखर जाएगा, छिटक जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारे सन के साथ होता है। होता क्या है, जो अपकेंद्रीय बल है वो अपकेंद्रीय बल से ज्यादा हो जाता है और ज्यादा होने के बाद यहां से क्या होता है, इसके कुछ हिस्सा टूट के विखंडित हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं 9 छल्लों के रूप में, और यही आगे चल करके ग्रहों का रूप धारण कर लेते हैं। ये ऐसे बाहर निकल जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छल्ले के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ये परिकल्पना किसने दिया था? कांट ने दिया था। और कांट की वायव्य राशि की परिकल्पना मानी जाती है। और ये कब दिए थे? 1755 में दिए थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे।
यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया आप लोगों का कि पृथ्वी की उत्पत्ति की दूसरी परिकल्पना क्या थी, अद्वैतवादी पर जो है कि परिकल्पना में। अब चलिए अब हम चलते हैं तीसरी परिकल्पना के बारे में। आराम से पढ़िएगा, कुछ याद करने वाली चीज़ तो इसमें है ही नहीं है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल एकदम चीज़ों को समझते हुए चलिए, बिल्कुल एक कहानी ही तो है, कहानी की तरह एकदम समझते हुए चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। अब बात आ जाती है 1796 तक। यहाँ तक तो ठीक था। जब 1796 की बात आ जाती है तो 1796 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक फिर थे। कौन थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक तीसरा मत दिया और इन्होंने मत दिया लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। क्या दिया? लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। अब इन्होंने क्या बताया? इनका नाम था लैपलास। क्या नाम था? इनका नाम था लैपलास। इन्होंने जो सिद्धांत दिया ये कब दिया? नाम क्या था? लैपलास। और इन्होंने सिद्धांत जो दिया ये दिया 1796 में। कब दिया? 1796 में। और इन्होंने अब क्या बताया? हालांकि ये लाप्लास जो थे ये कांट की बातों से सहमत थे, बिल्कुल अच्छी तरीके से सहमत थे। तो इन्होंने ऐसा क्या इनके सिद्धांत में संशोधन किया कि इन्होंने एक अलग सिद्धांत बना दिया? क्या ऐसा परिकल्पना किया? तो इन्होंने बताया कि ये जो हमारा पूरा का पूरा ये जो सूरज है ये एक निहारिका है। क्या है? ये निहारिका है, यानी कि जो पूरा का पूरा सूरज है ये एक तारा है। ठीक, ये क्या है? तारा है। अब देखिए, जब ये तारा है तो होता क्या, ये गैसों से मिल करके पूरा बने हुए। क्या हुए? गैसों से मिल करके बने हुए। हालांकि इनके सारे मतों को माना कि यहाँ से जो है कि जो कि होता क्या है, इसका पार्ट बाहर निकलता है। लेकिन जहाँ पे इन्होंने कांट ने क्या बताया था कि 9 पार्ट बाहर निकले थे। क्या हुए थे? 9 छल्ले बाहर निकले थे। लेकिन लाप्लास ने बताया कि यहाँ से सिर्फ एक छल्ला बाहर निकला था। क्या हुआ था? सिर्फ एक छल्ला यहाँ से जो है कि बाहर निकला था। किसने बताया? ये लैपलास ने बताया। कब बताया? 1796 में बताया। अद्वैतवादी परिकल्पना के रूप में इसे माना जाता है। और यहाँ से बताया कि यहाँ पे एक सिर्फ जो है कि एक निहारिका बाहर निकली थी, सिर्फ एक ही भाग, यहाँ से एक ही छल्ला बाहर निकला था। और बाद में यही एक ही छल्ला से बाद में 9 छल्ले बाहर निकले। क्या हुए? 9 छल्ले बाहर निकले। ठीक है, ये किसने सिद्धांत दिया? लाप्लास ने सिद्धांत दिया। कब दिया? 1796 में दिया था। और कहाँ के रहने वाले थे? ये भी जो है कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। क्या थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। हालांकि ये कांट की बातों पे सहमत थे, लेकिन डिफरेंट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट ये है कि कांट ने कहा था कि सूर्य से 9 छल्ले बाहर निकले थे, और लेकिन लाप्लास ने कहा है कि यहाँ से सिर्फ एक छल्ला बाहर निकला एक निहारिका के रूप में। और इसी निहारिका से बाद में 9 छल्ले बाहर निकले जो आज के ग्रहों के रूप में विद्यमान है। हालांकि आप सोच रहे हो कि सर ये ग्रहों के बारे में बता रहे हैं, तो बेटा ग्रह भी तो, पृथ्वी तो हमारी ये ग्रह ही है। यानी कि आप सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी ग्रहों के बारे में आप परिकल्पना देख रहे हो, समझे? क्योंकि पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। तो इस प्रकार से इन्होंने सिद्धांत दिया। ये तो था हमारा अद्वैतवादी सिद्धांत। अब हमारा आता है द्वैतवादी सिद्धांत। क्या आता है? द्वैतवादी सिद्धांत। और जो द्वैतवादी जो सिद्धांत है इसको हम पढ़ेंगे अपने अगले टर्न में। क्या? हालांकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो द्वैतवादी परिकल्पना है इसमें 6-7 परिकल्पनाएं हैं। अगर मैं बताने लगूंगा तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं। और हम आगे अपने नेक्स्ट टर्न में मिलेंगे जो है कि द्वैतवादी परिकल्पना के साथ। तो वहीं पे आधुनिक परिकल्पना में जो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आप लोगों को सारी चीजें बताएंगे कि जो है कि जो सिद्धांत को माना गया पृथ्वी की उत्पत्ति में उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हालांकि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले क्या थी? प्रारंभिक परिकल्पना में जो है कि पहले तो धार्मिक रूप से माना जाता था, फिर प्रारंभिक में क्या हो गया जो है कि जल की परिकल्पना किसने दिया था? थेल्स ने दिया था। एनेक्जिमेंडर ने क्या दिया था? वायु का दिया था। पाइथागोरस ने क्या दिया था? जो है कि पदार्थ का दिया था। और उसके बाद हिरकेटलस ने क्या दिया था? अग्नि को साक्ष्य मान के दिया था। अब उसके बाद से क्या आ जाता है जो है कि आधुनिक में आ जाता है जो है कि अद्वैतवादी और द्वैतवादी। और
और जो है कि वर्तमान का, और उसके बाद अद्वैतवादी में क्या देखा आपने, पुच्छल तारे की परिकल्पना। फिर उसके बाद से आप लोगों ने क्या देखा, पुच्छल तारे के बाद आप लोगों ने जो है कि यहाँ पे देखा जो है कि पुच्छल तारे सरिकर जो है कि कल्पना के बारे के बाद जो है कि आप लोगों ने देखा जो है कि यहाँ पे जो कांट थे उन्होंने जो है कि कांट की वायब राशि की परिकल्पना दिया, और उसके बाद से यहाँ पे लाप्लास ने क्या दिया, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना दिया। इन्होंने इतनी सारी चीजें आप लोगों ने समझ लिया। अब अगले टर्म में पढ़ेंगे द्वैतवादी संकल्पना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आप लोग पूरा देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों को। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी भाई बंधुओं तक आप लोग इस वीडियो को पहुंचाइए। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।